जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पिछली बार परीक्षा में आया हुआ है। दोस्तों, ये आज का हमारा चैप्टर है, जैव विकास से संबंधित है और आनुवांशिक मानव रोग से संबंधित ये चैप्टर है, जिससे ये प्रश्न दे रखे हैं। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि IAS की, इसमें ये प्रश्न दे रखे हैं। आप हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलना है। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु, और पूछा हमसे किन्हें कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है या संवर्धित किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है? तो याद रखना, जीवाणु और कवक को कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। जीवाणु और कवक को याद रहेगा, कृत्रिम संश्लेषण जीवाणु और कवक को किया जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो किसको रहने को हानिकारक माना जाता है? तो याद रखना, ये माना जाता है प्रसाधन सामग्री को लंबे समय तक रहने तक उच्च स्तर के प्रभावन को हानिकारक माना जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? बीमारी का नाम क्या है? पार्किंसन। इसके उपचार के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो याद रखना, ये दिया गया है आर्विड कार्लसन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स की बात हो रही है, ये किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है? याद रखना, ये विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। कौन सा रोग? एड्स। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो इसमें से कौन एंटीबायोटिक है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक, यह इसका आंसर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है किसके? जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। याद रहेगा, उत्परिवर्तन कहते हैं जो जीन के भीतर होता है। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रहेगा, कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रक्तलापता ये रोग होता है, क्योंकि इसमें से विटामिन बी घुल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में से बहुत औषध प्रतिरोध से होने के कारण है? कौन सा है? सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है। तो इसमें से कारण पूछे हुए सूक्ष्म जैविक रोगजनकों के भारत में। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कारण है। तो वो है, पहला कारण होगा रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, ये इसका कारण है। दूसरा कारण है इसका पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। ये इसके 2 कारण है, 2 और 3 इसके कारण है, याद रहेगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा हुआ है। तो पहला कथन है, यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होते हैं। दोस्तों, ये कथन एकदम राइट है, पहला कथन राइट है। जो यकृत शोध है उसमें बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होते हैं, यानी कि HIV जो वायरस चलता है उसकी तरह संचरित होते हैं। अगला है, यकृत शोध C का टीका होता है जबकि यकृत शोध B का कोई टीका नहीं होता। तो यकृत शोध का C का टीका है लेकिन B का कोई टीका नहीं है, तो ये भी राइट है। अगला है, सार्वभौम रूप से यकृत शोध B और C विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की
संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। दोस्तों ये भी कथन राइट है। बचा हमारा डी, तो आंसर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा इसमें। क्यों? यकृत शोथ बी और यकृत शोथ सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। दोस्तों इसलिए गलत है, क्योंकि इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं, इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो वो मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है, किससे उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? डेंगू बुखार वायरस और मादा एडीज मच्छर से द्वारा, वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है डेंगू बुखार। अगला है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और काली या टेटेनस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस। काली खांसी को ही पर्टूटिस कहते हैं, पर्टूसिस। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग, ये निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है। अगला है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु से टाइफाइड बुखार होता है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीले वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? बात करें ब्लू बेबी जो नामक प्रदूषणकारी बीमारी है, वो जल में, पीले जल में किसके अधिक विद्यमान होने से होती है? तो याद रखना नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया किसका एक प्रकार का कैंसर है? तो याद रखना, जो ल्यूकेमिया है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है, ये इस प्रकार का कैंसर है, याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग किससे फैलता है? ये फैलता है जीवाणु से फैलता है और चूहों से होता है। अगला प्रश्न है, एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स निम्न के कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है? तो याद रखना, ये होता है वायरस से, एड्स होता है वायरस से। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। तो हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक विकार है। ये किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है रक्त का स्कंदन ना होना, ये उससे उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न कर? हीमोफीलिया में रक्त नहीं रुकता है, यानी कि रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, और यह एक अनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें से पूछा हुआ है अनुवांशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो दोस्तों रंजकहीनता ये अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता ये भी अनुवांशिक रोग है, लेकिन रतौंधी नहीं है, रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। तो आंसर क्या होगा? रतौंधी। अगला प्रश्न है, रक्त आचंतन थक्का बढ़ने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, अगला प्रश्न है, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV है। सामान्य HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखना, एड्स का जो पारगमन है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है।
ट्यूबरक्लोसिस ये किससे संक्रमण होता है? तो ये होता है माइक्रोबैरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न है चेचक होने का कारण, चेचक होने का कारण पूछा हुआ है। दोस्तों याद रखना चेचक होने का कारण क्या है? तो वो है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस से चेचक होता है, वेरियोला वायरस से क्या होता है? चेचक। अगला प्रश्न है टिटेनस का कारण होता है, टिटेनस किसके कारण होता है? याद रखना टिटेनस, टिटेनस किसके कारण होता है? तो आप सभी इसे याद रखेंगे, टिटेनस होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है कौन? टिटेनस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बात करते हैं पारा, तो पारा से कौन सा, पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, मिनामाटा रोग बीमारी हो जाती है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट आयन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन से अपचय नहीं होता है, इससे क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग इससे हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग होता है किससे? फ्लोराइड आयन से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, पूछा हुआ है एड्स का संचरण होता है, यानी कि एड्स का संचरण किस किस से होता है? तो लैंगिक संभोग से हो जाता है, रक्ताधान से हो जाता है, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटकों से नहीं होता है, अपरा के संपर्क से हो जाता है, यानी कि प्लेसेंटा के संपर्क से हो जाता है। तो लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, अपरा के संपर्क से हो जाता है एड्स का संचरण। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास हमारे 28 प्रश्न जो हमने अच्छे से हल कर लिए हैं। आप हर प्रश्न को एक बार और देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में 29वें नंबर प्रश्न से। तब तक के लिए जय हिंद।